सिमिलरली जो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 9.3 रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्चुअल हाइट दी हुई है, रियल हाइट दी हुई है। द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल lying at bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। ये आपकी एपरेंट डेप्थ दी हुई है जब आप माइक्रोस्कोप से नीडल को देख रहे हो। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 up to the same height? By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए? यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूँ, रियल डेप्थ इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 12.5, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 9.4, और एयर से वाटर के लिए रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ यही फार्मूला है, और इसके लिए 12.5 डिवाइडेड 9.4 यही आपने भी किया, और 1.33 इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल रहा है ऑफ वाटर, राइट। अब मैंने यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि टैंक फिल्ड विद लिक्विड। अब दूसरा लिक्विड है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी आपके पास लिक्विड की दी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड की हालांकि 1.63 दी हुई है जो नई लिक्विड आपने वाटर की जगह पे फिल किया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ आपके पास 12.5 है, अपॉन एपरेंट डेप्थ आपने यहाँ पे लिख दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.63 की है, 1.63 आपने अप्लाई किया होगा। 12.5 डिवाइडेड एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ यहाँ से आपको मिल जाता है 12.5 डिवाइडेड 1.63 इज इक्वल टू 7.66 सेंटीमीटर। ये आप यस सर सही है, मैंने अभी चेक किया, बिल्कुल सही। एपरेंट डेप्थ आपके पास अब मिल गया, लेकिन हमें क्या देखना है कि उस माइक्रोस्कोप को, जैसा क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। तो अगर आपको फिर से नीडल पे फोकस करना है तो माइक्रोस्कोप को कितना, 1.8 बिल्कुल, तो यहाँ पे देख लेते हैं 7.66 को मैं 7.7 लिख सकता हूँ, तो 9.4 जो इससे पहले था और माइनस अभी मैं 7.7 देख रहा हूँ, तो दिस वन इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने भी 1.8 बोला है तो लगभग ठीक है। तो ये आपका आ जाता है जस्ट लाइक डिस्टेंस थ्रू विच द माइक्रोस्कोप हैज टू बी मूव्ड। ये आपके पास एक्चुअल चीज आ जाती है इसकी। 9.5 क्वेश्चन है, अ बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. तो पॉइंट सोर्स की तरह आप बल्ब को कंसिडर कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं एक टैंक ले लेता हूँ, इसमें वाटर फिल कर लिया मैंने, और इसमें क्या करता हूँ मैं, बॉटम पे बल्ब लेना है आपको। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि इससे पहले मुझे इसके बारे में जानना ज़रूरी होगा। क्या जानना ज़रूरी है, तो वो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ऊपर में एक रेयरर मीडियम मैंने लिया है, जबकि नीचे में डेंसर मीडियम मैंने ले लिया। ये नीचे में डेंसर मीडियम है और ऊपर में रेयरर मीडियम है, और एक ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट ओ पे ले रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट से जो रे बिल्कुल नॉर्मली इस इंटरफेस से बाहर निकलेगी, जो दो सेपरेट मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। ऊपर वाला मान लो एयर होगा, नीचे वाला वाटर हो, तो इससे अगर नॉर्मली बाहर निकलती है तो वो रे अनडेविएटेड इससे बाहर निकलेगी। अगर वो पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, ये रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पे, तो ये बिल्कुल इस तरह से बाहर निकलेगी। और अगर कुछ एंगल मैं बना दूँ, कुछ एंगल से ये बाहर निकलती हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ और होगी। अगर मैं तीसरी रे ले लूँ, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ मैं बड़ा कर दूँ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा।
एक और रे लेता हूँ, एक समय ऐसा आएगा जिस तरह से ये रे रेयर मीडियम में बेंड होती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कम्प्लीटली बेंड हो गए इसी इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी, तो अब ये इस तरह की हो जाएगी। और एक समय ऐसा भी होगा जब ये रे इंसिडेंट होगी और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होने का केस जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हर पॉइंट पे जैसे मैं नॉर्मल दे देता हूँ, देखिए ये नॉर्मल बना दिया मैंने, वाइट वाले लाइन से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो हर किसी की अपनी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी नॉर्मल के साथ, और हर किसी की अपनी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगी। जैसा फर्स्ट केस में आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल सीधी रे निकल गई, दूसरे केस में रेयर से डेंसर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो एक समय एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री बन जाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और बढ़ा दी तो ये कम्प्लीटली उसी मीडियम में वापस हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री से भी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की आपको देखने को मिलती है। तो आई आर सब में आप इस तरह से IR लिख दो। देखो ये जो थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला मैं इसको मान रहा हूँ, सेकंड इसको, थर्ड वाले में मैं देख रहा हूँ R जो है वो 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है 90 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ये वाला केस, इसमें आप देखना वाइट वाली जो लाइन है ये नॉर्मल है, वाइट से इसको देखेंगे 90 डिग्री। बहुत बार क्या होता है इस तरह में आप लोग R इस तरह से देखते हो, ये वाला I ले लेते हो और ये वाला R ले लेते हो, हालांकि सेम मीडियम में I और R ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है तो ये वाली एंगल देखनी होगी वाइट से रेड वाले की। तो ये वाइट से रेड वाली जो एंगल होगी वो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले वाले 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। 90 डिग्री तक के एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली रिफ्लेक्टेड रे है तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है। और ये जो पूरी येलो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एक तरह से एयर और वाटर का इंटरफेस सरफेस है। R इक्वल टू 90 डिग्री जो है, जैसा मैंने बताया 90 डिग्री कब बनाता है, एक क्रिटिकल एंगल पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि क्रिटिकल एंगल क्या होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। और हर केस में ये मैंडेटरी है कि रे मस्ट बी पास थ्रू डेंसर टू रेयरर मीडियम। ध्यान रहेगा कि डेंसर से रेयर मीडियम में रे पास करती है, और उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होती है उसको क्रिटिकल एंगल बोला जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल होती है तो उसको आप बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन पे आने से पहले कि क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो मैं अब इसके लिए फॉर्मूले की बात करूंगा यहाँ पे। तो देखिए इस रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या रिलेशन होगा, तो चूंकि दो अलग अलग मीडियम की बात हो रही है तो साइन I बाय साइन R, मतलब म्यू इक्वल टू जो होता है स्नेल्स लॉ से साइन I बाय साइन R इक्वल टू 2 म्यू 1 कहने का मतलब देखिए मीडियम 2 ये है और 2 से 1 में जा रही है रे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 म्यू 1। ठीक है, तो 2 म्यू 1 में आपने दिखा दिया, और एंगल I जो है आपके लिए, अभी इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 म्यू 2 लिखोगे, और I एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर वो IC के इक्वल हो जाए, मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, क्रिटिकल एंगल अगर ये I की वो वैल्यू हो जिसके लिए क्रिटिकल एंगल बोल रहे हो तो R क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो R की वैल्यू आप क्या लोगे, R की वैल्यू आप कहोगे R इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन I की जगह पे IC लिख दो और R की जगह साइन 90 लिख दो। दिस वन इज इक्वल टू कितना हो गया 1/1 म्यू 2, और ये आप 1 म्यू 2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 अपॉन साइन IC हो जाएगा ये, तो
तो 1 अपॉन साइन आई सी। इसी को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो 1 म्यू 2 को म्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे इस तरह से। म्यू 1 अगर 1 के इक्वल, मतलब कब 1 के इक्वल होगा? जब पहला मीडियम आपका एयर हो। देखो, अगर रेयर मीडियम आपका एयर हो तो म्यू 1 इसको हम लोग मानते हैं, तो ये म्यू 1 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, और म्यू 2 इक्वल टू म्यू ले लेते हो अगर, तो ऊपर के इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होने वाला है। वो ये है कि म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दिखा दिया मैंने, एयर लिख दिया और यहाँ पे किसी भी मीडियम के लिए लिख दिया। तो अब आपके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है। बल्ब आपका कहाँ पे है? तो देखो, बल्ब बॉटम में है ना। वाटर के अंदर बॉटम में बल्ब लिए रखा है आपने 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। ये 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ के बॉटम पे आपने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ये लो बल्ब लगा दिया हमने, और बल्ब लगा के अब देखते हैं आप कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो एक बात देखो कि हालांकि रे तो बहुत सारी इससे बाहर निकलेगी, बहुत सारी रे बाहर निकलेगी, लेकिन एक लिमिट होगा जहां पर से रे जो है इसके इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी। इंटरफेस के पैरेलल कब होगी? इस केस में होगी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, मतलब क्रिटिकल एंगल के केस में। तो 2 पॉइंट मैं ऐसा ले रहा हूँ जहाँ पे कि ये इंटरफेस के पैरेलल हो रही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट दूसरी तरफ ये। इसके बीच में अगर ऊपर से अपर व्यू इसकी देखी जाए तो अपर व्यू में एक सर्कल बनेगा जहाँ से नंबर ऑफ रेज जो है कम से कम उससे बाहर आएगी, क्योंकि उसके बाद इधर मतलब लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड दोनों तरफ से रे बाहर नहीं आएगी। इंटरफेस की जब पैरेलल हो जाएगी तो इसके बीच में ये जो सर्कल है, इससे जितनी नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ रेज बाहर आ सकती हैं आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक सर्कल बना रहा है, तो मुझे क्या समझना पड़ेगा? मुझे इस सर्कल की रेडियस की जरूरत पड़ेगी कि रेडियस क्या होगी, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। तो इससे पहले कि मैं रेडियस जानूँ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेता हूँ कि हर पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा देता हूँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये क्रिटिकल होगा, दूसरी तरफ भी ये वाला पोर्शन क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ ये इंटरफेस के पैरेलल जा रहा है, तो ये दोनों क्रिटिकल हैं। इसके बाद जो भी होगी, तो क्रिटिकल एंगल के बाद तो सारी रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, तो रे बाहर जाएगी नहीं। तो इसी के बीच में जो एरिया है, वाइट वाली जो सरफेस है, उसी से रे बाहर निकलेगी। तो दोनों पर नॉर्मल ड्रा कर दिए। अगर ये आईसी है तो इधर भी ये इंटीरियर एंगल से, है ना, आईसी बनेगा, दूसरी तरफ भी ये आईसी बनेगा। और अब आप देखो, यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ tan IC। tan क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर है, आर वाला जो पोर्शन है वो परपेंडिकुलर होगा, और बेस यहाँ से यहाँ तक जो एक्चुअल डेप्थ देख रही हो, ये आपके लिए बेस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan IC इक्वल टू क्या होगा, ये देखो। इससे पहले यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे O, यहाँ पे A और इधर B। इस तरह से मैं इसको मार्क करके दिखा रहा हूँ, A B। अब देखो, ये R मुझे चाहिए, है ना। तो अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो, कैसे वैल्यू फाइंड करनी है वो देखना होगा आपको। tan IC आपको निकालना है, तो चलिए देखते हैं। ये हाइट हो गई आपकी h इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, OA अपॉन OS। tan IC OA, देखो यहाँ पे OA ये है अपॉन OS, परपेंडिकुलर OA होगा और ये बेस आपका OS होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो R अपॉन H। OA आपका रेडियस है और H जो है इसकी डेप्थ है, R अपॉन H। और यहाँ से R आप निकालोगे तो R इक्वल टू हो जाएगा H tan IC। ठीक है, ये आपके पास R निकल गया। और अगर आप पाई R स्क्वायर निकालोगे तो इसकी एरिया निकल जाएगी, लेकिन इतना आसान तो होगा नहीं। अभी सबसे पहले आपको tan IC की वैल्यू जाननी होगी। वो वैल्यू जानने के लिए आप sin IC पहले निकाल लो, और वो sin IC की वैल्यू आपने यहाँ पे देखा, sin IC इक्वल टू 1 अपॉन म्यू था। 1 अपॉन म्यू कहने का मतलब 1 अपॉन 1.33, चूँकि वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है म्यू की 1.33 है। तो sin IC इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो 3/4, क्योंकि 1.33 4/3 होता है, तो
तो इसको आप जैसे रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 3/4 होगा। अब जैसे साइन आईसी आपने निकाल लिया, तो अब आप क्या करो, कॉस आईसी निकाल लो, क्योंकि साइन बाय कॉस करोगे तो tan मिल जाएगा। तो कॉस आईसी इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस साइन 9 जो होगा वो 7/16 हो जाएगा, जो कि आपका √7/4 आ जाएगा। तो 7/4 आ गया। अब tan आईसी इक्वल टू आपने क्या लिखना है, देखो साइन आईसी जो कि 3/4 है, और कॉस आईसी अपॉन में करोगे तो 4/√7 हो जाएगा। 4 कैंसिल, ठीक है, 4 कैंसिल कर दोगे आप यहाँ से, ये लो दोनों की वैल्यू साइन आईसी कॉस आईसी की वैल्यू रखी और ये 4 कैंसिल हुआ, 3/√7 ये वैल्यू आ गई आपकी tan आईसी की। लेकिन अब मुझे, जैसे मैंने बोला कि मुझे ये जो सर्कल है एक तरह से इसकी एरिया चाहिए होगी। तो एरिया मतलब कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर रखना है, तो पाई आर स्क्वायर रखोगे, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे आपने क्या निकाला है, यहाँ पे सबसे ऊपर में r इक्वल टू h tan IC, तो h tan IC की स्क्वायरिंग होगी यहाँ पे, तो h tan IC इसकी होल स्क्वायरिंग, तो पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर IC, ठीक है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 और हाइट 8 इंटू 10 पावर 80 सेंटीमीटर है, तो 80 इंटू 10 पावर -2 इसकी स्क्वायरिंग कर लेना आप, ठीक है, इंटू और ये आई tan IC की जो वैल्यू है 3/√7 इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 9/7 आ जाएगी। तो अब टोटल सॉल्व करके आपको 2.58 के लगभग जो आपके पास वैल्यू आएगी, जिसको 2.6 मीटर स्क्वायर निकालोगे, इतने एरिया से आपकी लाइट जो है वो बाहर आएगी। देखिए किसी भी प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी कैसे होती है, तो इसका जो है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म टॉपिक हमारा है आज का, ये वाला टॉपिक टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और इसका 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास है टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री से रे को डेविएट करा रहे हो, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये मैंने एक प्रिज्म ले लिया और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आपके पास मैंने खड़ा कर दिया। ऑब्जेक्ट का हेड पोर्शन ये है, टेल पोर्शन ये है। ऑब्जेक्ट के हेड से अगर रे डायरेक्टली इस पे इंसिडेंट हो रही है तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी, और परपेंडिकुलर जो रे इंसिडेंट होती है इस तरह से, तो बिना ये वाला, मान लो कि ये वाला फर्स्ट फेस है इसका, है ना, प्रिज्म का फर्स्ट फेस है, जिससे परपेंडिकुलरली इंटर होने के कारण अनडेविएटेड ये अंदर आ जाती है, और दूसरे फेस से स्ट्राइक करके ये दूसरे फेस पे परपेंडिकुलरली इंटर नहीं करती है, इसलिए दूसरे फेस पे रिफ्लेक्ट होगी और ये दूसरी तरफ जा रही है, इस तरह से जाएगी, और तीसरे फेस पे फिर से परपेंडिकुलरली निकल रही है, इसलिए अनडेविएटेड रहती है, और इस तरह से ये बाहर आ जाती है। ये रे जो ऑब्जेक्ट का हेड है उससे रे इस तरह से पाथ को फॉलो करती हुई प्रिज्म से बाहर आ जाती है। उसी तरह से दूसरा बेस का जो रे है वो भी इसी तरह से बाहर आ जाएगी, और फाइनली हेड और बेस को जब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे इसकी इमेज इस तरह से दिखाई देती है। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में लिखूँ AB, तो इमेज के बारे में मैं A' B' लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट और इमेज को देख के आपको पता लग रहा होगा कि जैसे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है स्टार्टिंग में, वो इमेज की पोजीशन उससे 90 डिग्री चेंज हो चुकी है। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों ही तरफ, ठीक है, और ये रे इस तरह से पाथ, रे की पाथ इस तरह से है। ध्यान रखेंगे रे का पाथ जहाँ जहाँ है उसकी एरो मार्क के बिना उसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते। किधर से रे आ रही है, किधर जा रही है, वो नहीं पता लगेगा, इसलिए एरो मार्क जरूर देना, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई जहाँ आप इमेज ले रहे हो शायद उधर से रे आ रही हो। और इसका इस यूज जो होता है वो पेरिस्कोप में होता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी पहले इस तरह से बिल्कुल इरेक्ट, और 90 डिग्री से चेंज होती हुई इमेज की पोजीशन है ये, तो 90 डिग्री से चेंज हुई है ये पोजीशन, और यही मेरा टॉपिक था, टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के लिए, ठीक है। उसी तरह से दूसरे पार्ट में अगर आप मैं दिखाना चाहूँगा कि उसमें भी दूसरा भी पार्ट जो मैं दिखाने वाला हूँ
वो भी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का है केस, तो वो देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं सरफेस भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने जो फेस बताया, ये फेस 1 है, देखो पहले वाले केस में। दूसरा वाला फेस सेकेंड फेस है जिससे रे 45 डिग्री से चेंज होकर निकल रही है, और ये लास्ट फेस जो बेस है इसका ये थर्ड फेस है। इस तरह से तीनों फेस यहाँ पे प्रिज्म के हैं। और अब मैं बी पोर्शन को डिस्कस करने वाला हूँ। बी वाले पार्ट में जो कंडीशन है हमारे लिए, टू इन्वर्ट एन इमेज विद डेविएशन ऑफ रे थ्रू 180 डिग्री। अब देखो, आपको फिर से मैंने यहाँ पे इस बार जो प्रिज्म की ओरिएंटेशन है पहले से थोड़ी डिफरेंट, और ऑब्जेक्ट मैंने लेफ्ट साइड में ली हुई है। इससे रे कैसी आएगी, देखो ऑब्जेक्ट ये ले ली, इसके हेड से रे इस तरह से आएगी, पहले वाले सरफेस से इस तरह से इन करेगी, दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके तीसरे वाले सरफेस पे आएगी, और वो फिर पहले वाले सरफेस से बैक हो जाती है। उसी तरह से इसका बेस से भी रे इस तरह से आएगी, फर्स्ट वाले सरफेस से विदाउट डेविएशन अंदर जाएगी, सेकेंड वाले सरफेस से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, और फिर थर्ड वाले से भी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट वाले सरफेस से वापस आ रही है। तो आप देखो 180 डिग्री की एंगल बन रही है। अगर मैं प्रिज्म में यहाँ पे ए और बी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले लूँ तो आप देखो ए डैश और बी डैश बनता हुआ आपको दिख रहा है। प्रिज्म में पी क्यू आर मैंने मान लिया, और फर्स्ट में पहले रे कैसी थी आपकी, देखो यहाँ पे ए बी थी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट की ही पोजीशन आप देखो, इमेज की पोजीशन बन गई ए डैश बी डैश, ये इमेज की पोजीशन हो गई, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का। तो ये आपको देखना था इसमें। और अब नेक्स्ट थर्ड केस, तीन ही केस हैं इसमें देखने के लिए। थर्ड केस, केस सी में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज। प्रिज्म ये रहा आपका, और प्रिज्म में ऑब्जेक्ट फिर से लेफ्ट साइड मैंने लिया, रे इंसिडेंट हुई फर्स्ट सरफेस पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा रे का, और दूसरे मीडियम में गई रे, और दूसरे बेस से स्ट्राइक करने के बाद टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, और फिर थर्ड फेस पे जाके इस तरह से बाहर निकल जाती है। उसी तरह से इसके बेस से रे जब आएगी तो इस तरह से पास होती हुई देखो, और ये बाहर आएगी, और इस तरह से फिर से यहाँ पे दोनों के बीच की एंगल बनती है 180 डिग्री की। ऑब्जेक्ट ए बी है, इमेज जो है आपकी ए डैश बी डैश है। तो आपने देखा यहाँ पे फिर से ये 45 डिग्री का एंगल प्रिज्म में दोनों तरफ बन रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इस दोनों के बीच एंगल कितनी बन रही है, विदाउट डेविएशन ए डैश बी डैश 180 डिग्री से यहाँ पे भी चेंजेस देखने को आपको मिल रहा है। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में बना रहा हूँ, और इसके फर्स्ट केस है, हालांकि इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। द ऑब्जेक्ट लाइज इन अ रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया, इसकी तरफ मैंने अलग मीडियम दिखा दिया, दूसरी तरफ ये मीडियम अलग है, मतलब एक रेयरर मीडियम है आपका और दूसरा जो है आपका डेंसर मीडियम है। तो ये रेयरर मीडियम μ1 लिख दिया, डेंसर मीडियम के लिए μ2 लिख दिया। रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी ए बी है, इस तरह से मैंने रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दिया। अब रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम जहाँ इस तरफ है, रेयर मीडियम में आप ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वहाँ पे इस तरह से रे इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पे आपने ऑब्जेक्ट लिया है वहाँ से रे इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी ए बी सरफेस पे, और रिफ्रैक्शन यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा। जब रे रिफ्रैक्ट होगी तो रेयर से जब डेंसर में जाती है तो हमें अच्छे से पता है कि वो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, तो यहाँ से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये जो नॉर्मल है ये क्या होगा, ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, क्योंकि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उस पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा उसके सेंटर से होके जाती है। तो ये
नॉर्मल एन से दिखा दिया मैंने, और इधर दिखा दिया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ इमेज बन रही है वहाँ मैंने दिखा दिया आई। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करता जा रहा हूँ। और ये पी है पोल इस सरफेस के लिए, और जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ से पी की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाओगे, और इमेज डिस्टेंस पी से आई की डिस्टेंस जो होगी इमेज डिस्टेंस वी से दिखाओगे, और पी से सी की डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से दिखाओगे आप। ये सारे डिस्टेंस को यहाँ पे आपने दिखा दिया है। अब ये सब ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इमेज जो है ये बना रहा है आपका बीटा एंगल, ये मैंने मान रहा हूँ सबको, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ से नॉर्मल ड्रॉ की हुई है ये बना रहा है आपके साथ गामा एंगल। तो अल्फा, बीटा और गामा एंगल यहाँ पे बन रहे हैं आपके। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट हुई थी, इसको यहाँ पे मैंने एन दिखाया है, ये एन पॉइंट मैंने लिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगी जहाँ पे रे इंसिडेंट हुई है, ओ एन इस ऑरेंज कलर की लाइन के साथ जो नॉर्मल ड्रॉ की हुई है इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा आई। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, अभी एन से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया है, एन से इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एन एम मैं लिख देता हूँ, एन एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये जो रे आई है इस तरह से यहाँ से, और दूसरी तरफ इमेज की तरफ गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिखाना है, तो यहाँ पे देखो ये ओ एन जो रे आ रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना देता हूँ, ये बन गई आपकी आई। और ये एन से आई की तरफ जो रे जा रही है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। तो अब ट्रायंगल ले लो आप, देखो एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ओ एन सी, एक ट्रायंगल ये मैं पहले ले रहा हूँ। तो ट्रायंगल ओ एन सी में या एन ओ सी में, जो अभी आप लिख लो यहाँ पे एन ओ सी में, देखो मैंने ये लोग से टिक मार्क किया हुआ है, ये एन है, ये ओ है और ये सी है। इस ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हो, ये आई जो एंगल है ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, बाहरी एंगल है, जबकि ये अल्फा और गामा इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फिर मैं दूसरे ट्रायंगल में आ रहा हूँ, वो ट्रायंगल है आपकी एन आई सी। इसमें भी आप देखो एन आई सी में आर और बीटा क्या है, इंटीरियर एंगल है, जबकि गामा जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो एन आई सी में आप लिखो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन का केस हो रहा है। एक रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि स्नेल्स लॉ यहाँ पे 100% एप्लीकेबल होगा, और स्नेल्स लॉ के लिए मुझे आई और आर चाहिए। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे म्यू इक्वल टू लिख रहा हूँ साइन आई बाय साइन आर, और आई और आर मुझे पता चल गया। म्यू इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन होता है, तो मैंने लिख दिया म्यू टू बाय म्यू वन, और इसको दोनों तरफ मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। यहाँ तक मैंने लिख दिया है। अभी एक चीज़ और आपको देखना है, क्या देखना है कि ये जो म्यू है, म्यू इक्वल टू आपने लिखा म्यू टू बाय म्यू वन। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और नीचे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि अगर मान लिया जाए ये जो आपकी रे आ रही है ना, वो से एन तक जो रे आ रही है ये पैरेक्सियल हो, मतलब एक्सिस के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाए, मान रहा हूँ मैं कि लगभग उसके पैरेलल हो जाए, तो ये जो आपकी एंगल है आई आर अल्फा गामा बीटा, ये काफ़ी छोटी होगी, ये सारी की सारी एंगल काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे एज I and R are very small, so sin I almost equal to I and sin R almost equal to R.
अगर आई और आर काफ़ी छोटा हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि साइन आई को आई लिख सकते हो और साइन आर को आर लिख सकते हो। तो आपका ऊपर वाला ये जो पार्ट है आप ये हो जाएगा म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। मैं लिख देता हूँ म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब मैं दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट मैं बता रहा था उस स्टेटमेंट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि सपोज जो इंसिडेंट रे है all the rays are paraxial, then the angle I or alpha, beta and gamma will be small। तो अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू आप लिखोगे tan अल्फा। अब देखो tan अल्फा क्या होगा, डायग्राम में आना पड़ेगा। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं tan अल्फा देखूँ इस ट्रायंगल में NOC में, ठीक है ना, NOC में पूरी ट्रायंगल में नहीं जाते, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है इसका, तो परपेंडिकुलर होगा NM अपॉन बेस होगा इसका OM, और M और P काफ़ी क्लोज हैं तो OM को आप OP भी बोल सकते हो। तो NM अपॉन OM या OP, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे NM अपॉन OM which is equal to NM upon OP। उसी तरह से बीटा को ऑलमोस्ट tan बीटा बोलेंगे, और tan बीटा आप देखेंगे डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर यही है NM, तो NM अपॉन MI बोला जा सकता है tan बीटा के लिए। तो NM अपॉन MI मैं लिख रहा हूँ which is equal to PI। MI को आप PI लिख सकते हो क्योंकि मैंने बताया कि N काफ़ी क्लोज है P के, तो उसको PI लिख सकते हैं। उसी तरह से गामा इक्वल टू tan गामा जो कि NM अपॉन, अब देखिए गामा के केस में ये, तो ये हो जाएगा NM अपॉन MC या फिर PC भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे MC या PC भी लिखेंगे, MC अपॉन या NM अपॉन PC। तो ये सारा काम मैंने कर दिया। अब म्यू, यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले पार्ट को देखो, म्यू वन आई और आर मैंने तो निकाला है ना, तो ऊपर में सबसे पहला काम मैंने आई और आर निकालने का किया था। आई इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस गामा, और आर इक्वल टू क्या है, गामा माइनस बीटा। तो इस जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो म्यू वन अल्फा प्लस बीटा, म्यू टू गामा माइनस बीटा। म्यू वन अल्फा की जगह पे लेफ्ट साइड में रेड कलर से लिखा है मैंने tan अल्फा, उसके NM अपॉन OP, NM अपॉन OP प्लस गामा की जगह पे NM अपॉन PC इक्वल टू म्यू टू NM अपॉन PC और माइनस बीटा की जगह पे NM अपॉन PI। तो ये पूरा चीज़ आप यहाँ पे मैं लिख दो। तो ये देखो NM हर तरफ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि LHS और RHS में दोनों तरफ NM है, तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो म्यू वन अपॉन OP 1 अपॉन PC इक्वल टू म्यू टू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो म्यू वन अपॉन OP, म्यू वन अपॉन PC और म्यू टू अपॉन PC माइनस म्यू टू अपॉन PI। अब सबकी डिस्टेंस भी देखनी है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायग्राम में, तो O से P तक की जो डिस्टेंस है U है, ये लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट की साइड में है, इसलिए आपको ये तो अच्छे से पता है कि इसको निगेटिव लेना है। उसी तरह से P से I जो है ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड में है, तो इसलिए आपको PI जो V है, इमेज की डिस्टेंस है, उसको पॉजिटिव लेना है। और PC भी जो है ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड में है, दूसरी तरफ है, तो इसको भी PC को R जो कि पॉजिटिव में लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देता हूँ कि क्या क्या टर्म्स आपके पास रहेंगे। तो OP इक्वल टू माइनस U, PC इक्वल टू प्लस R, PI इक्वल टू प्लस V। तो म्यू वन अपॉन OP माइनस U, PC प्लस R, फिर म्यू टू PC प्लस R, फिर माइनस म्यू टू और V। अब आप इसको अरेंज कर, म्यू टू बाई V को है ना, ये माइनस में लेफ्ट साइड राइट साइड में, इसको लेके आप लेफ्ट साइड में आ जाओ, तो ये हो गया प्लस में म्यू टू अपॉन V माइनस म्यू वन अपॉन U तो है ही, उसको लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, म्यू वन अपॉन U इज इक्वल टू म्यू टू बाई R, और ये R को एक तरफ कर लो, म्यू टू बाई R माइनस म्यू वन बाई R।
आर कॉमन आ जाएगा, तो आर कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। पहले मैं म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू लिख लूँ, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए। और अगर जैसे कि पहला मीडियम मैंने एयर माना है, तो म्यू वन को आप 1 ले सकते हो। इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, तो देन म्यू वन इक्वल टू 1 एंड म्यू टू इक्वल टू म्यू। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस आएगा। वो क्या है, वो होगा म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में आर। ये फॉर्मूले में चेंजेस होगा कंप्लीटली।